नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से, जिसमें हम इकाई 9 के अंतर्गत विविध विषय वस्तुओं को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न रचनाकार और उनकी रचनाओं को, जो कि विविध विषय वस्तुओं के अंतर्गत दी गई हैं। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे सभा, सम्मेलन, अकादमिक स्थापना जो हुई थी और भाषा से संबंधित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित आदि बहुत सारी महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो जरूर से पूरा अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये सभी विषय वस्तुएं हैं। और विविध में बहुत सारे जो विविध जैसे कि रचनाकारों के नाम, उपनाम, इस प्रकार से जो तथ्य है वो सभी यहाँ पे संग्रहित किए गए हैं। तो चलिए हम एक एक कर सबको देखते चलेंगे। जैसे कि किस रचनाकार ने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती सम्मान ग्रहण नहीं किया? तो श्री नारायण चतुर्वेदी जी ने क्या किया था? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती जो सम्मान था वो ग्रहण नहीं किया। किसने? नारायण चतुर्वेदी जी ने। काशी सार्वजनिक सभा तथा कविता वर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इन दोनों सभाओं के संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और जो पूछा भी गया है कई बार परीक्षाओं में, काशी सार्वजनिक सभा तथा कविता वर्धनी सभा, जो कि भारतेंदु इसके संपादक रहे थे, संस्थापक रहे थे। वही सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संस्थापक थे चिंतामणि घोष जी। तो चिंतामणि घोष थे सरस्वती पत्रिका के संपादक। वही बेताब चरित्र किसकी आत्मकथा है? तो नारायण प्रसाद बेताब की आत्मकथा है बेताब चरित्र। आप देख सकते हैं ये सभी किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, पूछे गए भी हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये विविध विषय वस्तुएं, जरूर इसको अच्छे से 1 से 2 बार पढ़िएगा। अगला है कुछ आंसू कुछ फूल किसकी आत्मकथा है? तो ये जयशंकर सुंदरी की आत्मकथा है कुछ आंसू कुछ फूल। वही महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कब बने? तो 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति बने थे। वही परिमल किसकी संस्था है? तो नए लेखकों की संस्था है परिमल, जो पूछा गया था एक बार कि परिमल जो है वो किसकी संस्था है? तो ये नए लेखकों की संस्था है। वही हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार इसको देखा गया परीक्षाओं में कि हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी। वही साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1954 ईस्वी में नई दिल्ली में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो 22 भाषाओं के लिए, रचनात्मक लेखन के लिए 22 भाषाओं में, जो कि हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो उन्हीं मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में रचनात्मक लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। वही साहित्य अकादमी के 4 कार्यालय है, वो कहाँ कहाँ पर है? तो देखेंगे कलकत्ता में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है और चेन्नई में है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी के 4 कार्यालय क्रमशः कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई में हमें देखने को मिलते हैं। वही हम अगला देखेंगे तो साहित्य अकादमी के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? कई बार ये प्रश्न आप देख सकते हैं परीक्षाओं में। तो 1956 में हुई थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना। वही 1961 और 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं हैं? तो कुल 1652 मातृभाषाएं जनगणना के अनुसार भारत में पाई गई थी 1961 और 1971 की जनगणना के अनुसार। वही अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी थे अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति। अगला, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना किसने किया था? तो महादेवी वर्मा ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की थी। किसने? महादेवी वर्मा जी ने। अगला है पत्थर के नीचे दबे हुए हाथ किसकी कृति है? तो ये राजकमल चौधरी जी की कृति है। ठीक है, पत्थर के नीचे दबे हुए हाथ। वही दूबधान तथा अन्य कहानियां किसकी कृति है? तो उषा किरण खान की कृति है दूबधान तथा अन्य कहानियां।
कब्र तथा अन्य कहानियाँ किसकी कृति है? तो ये राजकुमार गौतम की कृति है, कब्र तथा अन्य कहानियाँ। आप देख सकते हैं सभी बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, तो ज़रूर इसको अच्छे से देखते चलिए। वहीं अगला है, हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए, ये प्रसिद्ध प्रार्थना के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है राम नरेश त्रिपाठी जी। ठीक है। अष्टावक्र नाम से आज में राष्ट्रीय कहानियाँ कौन रचनाकार लिखता था? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी लिखते थे अष्टावक्र के नाम से आज में राष्ट्रीय कहानियाँ कौन? उग्र जी। वही हाथी की फांसी कहानी के लेखक कौन है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी हाथी की फांसी कहानी के लेखक हैं। धूमिल का वास्तविक नाम क्या था? तो सुदामा पांडे था वास्तविक नाम, और पूरा नाम कहते हैं सुदामा पांडे धूमिल। वही अज्ञे का पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, तो अज्ञे का पूरा नाम यही था। वही राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम क्या था? तो केदारनाथ द्विवेदी था राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम, ध्यान रखिएगा। सूर्यकांत निराला के बचपन का नाम क्या था? तो सूर्य कुमार था। सूर्यकांत निराला के बचपन का नाम क्या था? सूर्य कुमार। वही जयतु जयतु घुमक्कड़ पंथा और चरित भक्कवे किस रचनाकार का उद्घोष और मूल मंत्र था? तो ये राहुल सांकृत्यायन जी का मूल मंत्र था जयतु जयतु घुमक्कड़ पंथा और चरित भक्कवे। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन का। वही गरगज सिंह वर्मा किस कवि का छद्म नाम था? तो निराला का छद्म नाम था गरगज सिंह वर्मा। ध्यान रखिएगा, ये सभी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। वही गढ़कोला यानी कि उन्नाव उत्तर प्रदेश किस प्रसिद्ध रचनाकार का जन्म स्थान था या जन्म स्थान है? तो वो निराला का जन्म स्थान है गढ़कोला या फिर उन्नाव, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, निराला का जन्म स्थान है। वही हिंदी के प्रथम डिलीट कौन है? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी के प्रथम डिलीट है। ध्यान रखिएगा, कौन? पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी। वही अगला देखेंगे कि साप्ताहिक हिंदुस्तान के चर्चित स्तंभ, ठीक है, नेताजी कहिन के रचनाकार कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी जी साप्ताहिक हिंदुस्तान के चर्चित स्तंभ नेताजी कहिन के रचनाकार हैं। वही प्रसिद्ध कविता राखी की चुनौती की लेखिका कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी है इसकी लेखिका, राखी की चुनौती। वही नाटकों में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहा जाता है? तो नाटकों में पर्दे के पीछे से जो सूचना दी जाती है उसको कहते हैं चूलिका। क्या कहते हैं? चूलिका। आगे देखेंगे, लिखा है कि किस नाटककार को कौशल केसरी की संज्ञा से विभूषित किया गया? तो सेठ गोविंद दास जी को कौशल केसरी की संज्ञा से विभूषित किया गया था। वही भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। आप जानते हैं पंत जो है प्रकृति के कवि है, और यहाँ पे आप प्रकृति का चित्रण देख ही सकते हैं। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये पंत जी की पंक्तियाँ हैं। वही केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है तुलसीदास जी की, जो कि विनय पत्रिका में लिखी गई है कि केशव कहीं न जाए का कहिए, तुलसीदास जी की। वही भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि किसने दी थी? तो रामेश्वर दत्त व्यास जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी थी। किसने? रामेश्वर दत्त व्यास जी ने। वही मणिकौल की फिल्म सतह से उठता हुआ आदमी किस साहित्यकार पर बनी है? तो ये मुक्तिबोध पर बनी है यह फिल्म, जो कि मणिकौल की फिल्म है सतह से उठता हुआ आदमी। आगे हम देखेंगे फिल्म रजनीगंधा, आपने नाम भी सुना होगा रजनीगंधा फिल्म का। तो फिल्म रजनीगंधा मन्नू भंडारी की किस कहानी पर बनी है? तो यह जो फिल्म है रजनीगंधा, यही सच है कहानी पर बनी है रजनीगंधा फिल्म, जो कि मन्नू भंडारी की कहानी है। वही किस रचनाकार को हिंदी का वॉल्टर स्कॉट कहा जाता है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी को हिंदी का वॉल्टर स्कॉट कहा जाता है। किसे? वृंदावन लाल वर्मा जी को। वही हम देख सकते हैं 1874 में कवि वचन सुधा में स्वदेशी का प्रतिज्ञा पत्र किसने प्रकाशित किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रकाशित किया था कवि वचन सुधा में स्वदेशी का प्रतिज्ञा पत्र। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। वही तन के सौ सुख सौ सुविधा में मेरा मन वनवास दिया सा, यह पंक्तियाँ किसकी है? तो यह हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियाँ हैं, जो क्या कहते हैं कि तन के सौ सुख सौ सुविधा में मेरा मन वनवास दिया सा।
हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां हैं। वही अगला है, द्विवेदी जी पंडित है पर ठूठ पंडित नहीं, सरस और गतिशील पंडित है। ठीक है, यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो यह कथन कहा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिए। ठीक है, यह कथन कहा किसके लिए गया है ये पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि किसने कहा है। ठीक है, तो ये द्विवेदी जी पंडित है पर ठूठ पंडित नहीं, सरस और गतिशील पंडित है, यह कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिए। वही किस रचनाकार को भैया साहब कहा जाता है? तो श्री नारायण चतुर्वेदी जी को भैया साहब कहा जाता है। अब हम यहाँ पे कुछ सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कारों को देखेंगे जो कि रचनाकारों को उनकी रचनाओं के लिए मिले थे। तो सुमित्रा नंदन पंत को लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। वह श्रीमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के लिए मिला। रामविलास शर्मा को भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। वहीं अब्दुल बिस्मिल्लाह को झीनी झीनी बिनी चदरिया के ऊपर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। तो इसके अतिरिक्त अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। तो इनकी रचनाओं को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रचनाओं को, तो जाहिर सी बात है कि रचनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछी तो जाती ही है, तो सभी को ध्यान से अच्छे से पढ़िए। वही सच्ची समालोचना किसकी कृति है? तो ये बालकृष्ण भट्ट जी की कृति है सच्ची समालोचना। सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, के बिरला फाउंडेशन। वही केदारनाथ अग्रवाल पर जो जनमानस के सजग चितेरे नामक कविता किसने लिखी है? तो ये नागार्जुन ने लिखी है। केदारनाथ अग्रवाल पर ये कविता ओ जनमानस के सजग चितेरे, ओ जनमानस के सजग चितेरे, चितेरे कौन? केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, नागार्जुन ने ये कविता लिखी है। वही हिंदी भाषी क्षेत्र से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? तो वो था बनारस अखबार। ठीक है, जो कि सन 1945 ईस्वी में निकला था बनारस अखबार। वही कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? तो निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। क्या कहा है कि कवित्व क्या है? हिंदी का जातीय छंद है। वही मेरे विचार में खड़ी बोली में इस प्रकार का कर्कशपन है कि कविता के काम में ला उसमें सरसता संपादन करना प्रतिभावन के लिए भी कठिन है, तब तुकबंदी करने वालों की कौन कहे? यह कथन किसका है? तो यह कथन है बालकृष्ण भट्ट जी का, जो कहते हैं कि मेरे विचार में खड़ी बोली में इस प्रकार का कर्कशपन है कि कविता के काम में ला उसमें सरसता संपादन करना प्रतिभावन के लिए भी कठिन है। अगला है कि किस कवि ने स्वयं को छायावाद की ठीक पीठ पर आने वाला माना है? तो दिनकर ने स्वयं को ऐसा माना है। बड़े महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। दिनकर ने स्वयं को क्या माना है कि छायावाद की ठीक पीठ पर आने वाला स्वयं को माना है। वहीं अगला है विसु, निंदा, रुक्मा और सक्सेना मन्नू भंडारी की किस चर्चित कृति के पात्र है? तो ये सभी महाभोज के पात्र है, विसु, निंदा, रुक्मा और सक्सेना। आप देख सकते हैं कि पात्रों के जब मिलान में प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वही अगला हम देखेंगे कि मंगला प्रसाद पारितोषिक किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है वो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। मंगला प्रसाद पारितोषिक किसके द्वारा? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा। वही भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किस आलोचक ने कहा है? तो आप जानते ही हैं कि आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। वही हिंदी की सबसे प्राचीन प्रबंध काव्य है पृथ्वीराज रासो, सबसे प्राचीन। ठीक है, प्रबंध काव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। और इसके लेखक कौन है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएं। वही दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोक्ता है कौन है? सरहप्पा। ठीक है, सरहप्पा दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं। वही रैदास के पद किस ग्रंथ में संकलित है? तो गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के पद संकलित है। यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछी भी गई है कि यहाँ पे रैदास के पद किस ग्रंथ में संकलित है इनमें से? तो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। वही कामायनी के संदर्भ में दोष रहित दूषण सहित नामक निबंध
किसने लिखा? तो ये लिखा था निबंध दिनकर जी ने, दोष रहित दूषण सहित, कामायनी के संदर्भ में। वही सन 1854 में प्रकाशित हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षन, जो कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था, ध्यान रखिएगा, दैनिक समाचार, ठीक है, समाचार सुधा वर्षन, इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन, समाचार सुधा वर्षन के, ठीक है, श्याम सुंदर सेन। वही मुक्त छंद की पहली कविता कौन सी है? तो निराला कृत जूही की कली जो है वो मुक्त छंद की पहली कविता मानी जाती है, जूही की कली। वही ऋग्वेद से लेकर संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के महान कवियों की चुनी हुई रचनाओं का पद्यानुवाद सप्तपर्णा शीर्षक से किसने किया? तो महादेवी वर्मा जी ने ऋग्वेद से लेकर के संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के महान कवियों की चुनी हुई रचनाओं का पद्यानुवाद किया था सप्तपर्णा के नाम से, ठीक है। इनकी रचना है महादेवी वर्मा की सप्तपर्णा, और इस प्रकार से देखिए घुमा के भी पूछा जा सकता है कि सप्तपर्णा जो है उसका वर्ण विषय क्या है? तो उसमें महादेवी वर्मा जी ने क्या किया है? ऋग्वेद से लेकर के संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के महान कवियों की चुनी हुई रचनाओं का पद्यानुवाद प्रस्तुत किया है। वही हिमालय से संबद्ध पुराने और नए कवियों की चुनी हुई रचनाओं का संकलन किसके द्वारा संपादित हुआ है? तो महादेवी वर्मा के द्वारा ही संपादित हुआ है, ठीक है। हिमालय से संबद्ध पुराने और नए कवियों की चुनी हुई रचनाओं का संकलन। वही संधिनी, गीत पर्व, परिक्रमा किसका काव्य संग्रह है? तो ये सभी महादेवी वर्मा जी का काव्य संग्रह है। कौन कौन सी? संधिनी, गीत पर्व और परिक्रमा। वही पंत के किस काव्य कृति की भूमिका का ऐतिहासिक महत्व है? तो पल्लव जो है पंत जी की रचना, ये जो काव्य कृति है इसकी भूमिका का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। वही युगपथ, उत्तरा, अतिमा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, किरण वीणा, पौ फटने से पहले, गीत हंस आदि किसका काव्य संग्रह है? तो ये सभी पंत जी का काव्य संग्रह है, ध्यान रखिएगा। युगपथ, उत्तरा, अतिमा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, किरण वीणा, पौ फटने से पहले तथा गीत हंस सभी पंत जी की रचनाएं हैं और बहुत बार पूछी गई है। अगला है भारतेंदु का पहला प्रकाशित नाटक विद्या सुंदर है, यानी कि भारतेंदु का पहला जो प्रकाशित नाटक हम कह सकते हैं वो कौन सा है? विद्या सुंदर है। किंतु इसके पहले भी वे एक नाटक की रचना कर चुके थे जो कि अपूर्ण था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था प्रवास नाटक, यानी विद्या सुंदर नाटक से पहले भी रचना लिखी जा चुकी थी प्रवास नाटक, लेकिन वो अपूर्ण थी, ठीक है। और पहला प्रकाशित पूर्ण नाटक कौन सा है? विद्या सुंदर, किसका? भारतेंदु जी का। वही सन 1871 में हिंदी दीप्ति प्रकाश नामक संवाद पत्र तथा प्रेम विलासिनी पत्रिका किसने निकाला? तो ये बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री जी ने निकाला था हिंदी दीप्ति प्रकाश नामक संवाद पत्र तथा प्रेम विलासिनी पत्रिका, ठीक है। किसने? बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री जी ने। वही लाहौर से प्रकाशित हिंदी उर्दू में पत्रिका ज्ञान प्रदायनी के संपादक थे, मतलब कौन थे? तो ये आपको बताना है, बताइए। लाहौर से प्रकाशित हिंदी उर्दू में पत्रिका ज्ञान प्रदायनी, यानी सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ज्ञान प्रदायनी पत्रिका है ये लाहौर से प्रकाशित होती थी और हिंदी उर्दू में ये पत्रिका प्रकाशित होती थी, ज्ञान प्रदायनी। पूछा जा रहा है कि इसके संपादक कौन है? तो ज्ञान प्रदायनी पत्रिका के संपादक थे बाबू नवीन चंद्र जी। वही 1978 में कलकत्ता से प्रकाशित उचित वक्ता तथा सार सुधानिधि पत्र के संपादक कौन थे? तो कलकत्ता से देखिए दोनों पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, उचित वक्ता और सार सुधानिधि। उचित वक्ता के संपादक थे दुर्गा प्रसाद मिश्र जी और सार सुधानिधि के संपादक थे सदानंद मिश्र जी, ठीक है। तो ये 1978 में ये दोनों पत्रिकाएं कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका थी। दुर्गा प्रसाद मिश्र जी की उचित वक्ता और सदानंद मिश्र जी की सार सुधानिधि। वही काश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, इन सब के रचनाकार कौन है? तो ये इनके रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, काश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण के। वही गो संकट नाटक, कली प्रभाव, संगीत शाकुंतल नाटक तथा जुआरी खुआरी प्रहसन के रचनाकार कौन है? तो इन सभी के रचनाकार है प्रताप नारायण मिश्र जी। गो संकट नाटक, कली प्रभाव, संगीत शाकुंतल नाटक तथा जुआरी खुआरी। वही हिंदी का कौन प्रसिद्ध साहित्यकार प्रयाग के कायस्थ पाठशाला में
संस्कृत का अध्यापक था। तो बालकृष्ण भट्ट जी प्रयाग के कायस्थ पाठशाला में संस्कृत के अध्यापक थे। वहीं पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के गद्य की विशेषता क्या थी? तो अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास ही प्रेमधन जी के गद्य की विशेषता थी। वहीं आचार्य शुक्ल ने हिंदी समालोचना का सूत्रपात किससे माना है? तो बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी से शुक्ल जी ने हिंदी समालोचना का सूत्रपात माना है। अगला है भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, वीरांगना रहस्य महानाटक अथवा वैश्या विनोद महानाटक के रचनाकार कौन है? तो इन सभी नाटकों के रचनाकार है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, वीरांगना रहस्य महानाटक या फिर वैश्या विनोद महानाटक के रचनाकार। आगे हम देखेंगे कि हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित कीर्ति केतु नामक नाटक के रचनाकार कौन थे? तो बाबू तोताराम थे हरिश्चंद्र प्रकाशित कीर्ति केतु नाटक के रचनाकार। वहीं अलीगढ़ में भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो बाबू तोताराम जी ने ही अलीगढ़ में भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की थी। वहीं बिहारी के दोहों के प्रभाव को विस्तृत करने के लिए बिहारी बिहार नामक काव्य ग्रंथ किसने लिखा था? तो अंबिका दत्त व्यास जी ने बिहारी बिहार नामक काव्य ग्रंथ लिखा था बिहारी के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए। वही अगला है गद्य काव्य मीमांसा किसकी कृति है? तो अंबिका दत्त व्यास जी की कृति है गद्य काव्य मीमांसा। ब्रज भाषा में ललिता नाटिका किसने लिखा है? तो अंबिका दत्त व्यास जी ने ही ब्रज भाषा में लिखा है ललिता नाटिका। आगे हम देखें तो किस रचनाकार ने संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नामक लेख लिखकर अरबी फारसी के शब्दों को भी संस्कृत बना डालने की राय दी है? तो ये भीमसेन शर्मा जी ने किया है। वही भारतेंदु के अपूर्ण नाटक सती प्रताप जो था वो भारतेंदु का अपूर्ण नाटक था। इसको किसने पूर्ण किया? तो इसको पूर्ण किया था भारतेंदु के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास जी ने। ठीक है, सती प्रताप जो कि अपूर्ण नाटक था इसको पूर्ण किया था। वही बाल दीपक भाग 4 विक्टोरिया चरित्र ये किसकी कृति है? तो ये दोनों कृति है फ्रेडरिक पिनकार्ट की। ठीक है, बाल दीपक भाग 4 और विक्टोरिया चरित्र। वही सन 1884 में हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा की स्थापना, ठीक है, हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी प्रयाग में। वही नागरी प्रचारणी जो सभा है इसके प्रथम सभापति कौन थे? तो नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे राधा कृष्ण दास जी। ठीक है, आप बताइए राधा कृष्ण दास जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। वही देवाक्षर चरित्र नामक प्रहसन के रचयिता कौन है जिसमें उर्दू लिपि की गड़बड़ी के बड़े ही विनोदपूर्ण दृश्य दिखाए गए हैं? तो सबसे पहली बात तो 2-3 चीज इसमें ध्यान देने वाली है कि देवाक्षर चरित्र जो है वो एक प्रकार का प्रहसन है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसमें इसका वर्ण विषय है कि उर्दू लिपि की गड़बड़ी के बड़े ही विनोदपूर्ण दृश्य देवाक्षर चरित्र में दिखाए गए हैं। और ये है किसका? तो ये है पंडित रवि दत्त शुक्ल जी का। ठीक है, तो 2-3 बातें इसमें आपको ध्यान रखने की है। वहीं आगे हम देखेंगे कि मेरठ के किस हिंदी सेवी ने अपनी गौरी नागरी कोश की रचना की थी? ठीक है, तो सारी जायदाद नागरी प्रचार के लिए समर्पित कर दी तथा जिसने प्रसिद्ध गौरी नागरी कोश की रचना की तो पंडित गौरी दत्त जी ने। ये क्या थे कि मेरठ के हिंदी सेवी थे और इन्होंने अपनी सारी जायदाद जो थी वो नागरी प्रचार के लिए समर्पित कर दी थी तथा जिसने यानी पंडित गौरी दत्त ने ही प्रसिद्ध गौरी नागरी कोश की रचना भी की। वहीं कचहरियों में नागरी लिपि के प्रवेश तथा प्रयोग करने के लिए हुए आंदोलन के नायक थे, मतलब कचहरियों में नागरी लिपि के प्रवेश तथा प्रयोग करने के लिए हुए आंदोलन जो थे उनके नायक कौन थे? तो उनके नायक थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों के बाद ही कचहरियों में नागरी लिपि का प्रवेश संभव हो पाया, उनका प्रयोग संभव हो पाया।
वहीं अंग्रेजी में अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखा है, जिसमें नागरिक को दूर रखने के दुष्परिणामों की विस्तृत और अनुसंधानपूर्ण मीमांसा की गई है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अंग्रेजी में अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, जिसमें ये बताया उन्होंने कि नागरिक को दूर रखने के क्या क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं या हो सकते हैं, और एक प्रकार से अनुसंधानपूर्ण मीमांसा मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी इस पुस्तक में की। वही आगे है, किसने विभक्ति विचार नामक ग्रंथ लिखकर विभक्तियों को शब्दों के साथ मिलाकर लिखने की सलाह दी। तो पंडित गोविंद नारायण मिश्र जी ने किया कि इन्होंने विभक्ति विचार नामक ग्रंथ लिखकर विभक्तियों को शब्दों के साथ मिलाकर लिखने की सलाह दी थी गोविंद नारायण मिश्र जी ने। वही हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र और चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र के रचनाकार कौन है, तो इन सब के रचनाकार है बाबू शिवनंदन सहाय जी। वही चौपट चपेट नाटक किसका है, तो पंडित किशोरी लाल गोस्वामी जी का नाटक है चौपट चपेट। वही किस आलोचक ने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नामक उपन्यासों को घटना प्रधान कथानक या किस्सा माना है तथा इन्हें साहित्य कोटि में नहीं माना है, तो आचार्य शुक्ल जी ने इन्हें साहित्य की कोटि में नहीं माना है, बल्कि घटना प्रधान या कथानक या किस्सा इसको कहा है चंद्रकांता एवं चंद्रकांता संतति। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिएगा कि चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है। वही व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही रहे थे, ठीक है। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। यह कथन किसका है, तो यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का द्विवेदी जी के बारे में कि व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। वही तिलस्मी शीशमहल उपन्यास किसका है, तो तिलस्मी शीशमहल उपन्यास है किशोरी लाल गोस्वामी जी का। अगला है, तिलस्मी उपन्यासों की परंपरा में देवकीनंदन खत्री के बाद सर्वाधिक उल्लेख जो है वो किस उपन्यासकार का है, तो वो है हरिकृष्ण जौहर जी का, देवकीनंदन खत्री जी के बाद। वही देवकीनंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ उपन्यास जो था वो देवकीनंदन खत्री जी का अपूर्ण उपन्यास था। तो इसको पूर्ण किसने किया, ठीक है, तो किसने इसको पूर्ण किया, और रोहतास मठ नामक मौलिक तिलस्मी उपन्यास लिखा, तो इसको पूर्ण किया था दुर्गा प्रसाद खत्री जी ने, जो कि देवकीनंदन खत्री के पुत्र थे दुर्गा प्रसाद खत्री जी, और इन्होंने ही देवकीनंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को पूरा भी किया और साथ साथ रोहतास मठ नामक एक मौलिक तिलस्मी उपन्यास भी लिखा। वही आम फहम भाषा के पक्षधर कौन थे, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे आम फहम भाषा के पक्षधर। अगला है, आचार्य शुक्ल ने साहित्यिक दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार किसे माना है, तो किशोरी लाल गोस्वामी जी को शुक्ल जी ने साहित्यिक दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार माना है। आगे हम देखेंगे, निम्न कोटि की वासनाएं प्रकाशित करने वाले दृश्यों को लेकर के किशोरी लाल गोस्वामी के किस उपन्यास का विरोध एवं शिकायत हुआ था, तो चपला को लेकर के जो ये शिकायत हुई थी कि ये निम्न कोटि की वासनाएं प्रकाशित करने वाले दृश्य है इसमें, ठीक है। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की सबसे पहली लिखी गई पुस्तक जो कि गद्य पुस्तक है वो कौन सी पुस्तक है, तो वो है बेनिस का बाका, ये जो कि एक उपन्यास है, और अयोध्या से उपाध्याय की सबसे पहले लिखी गई गद्य की यही पुस्तक है बेनिस का बाका, जो कि एक उपन्यास है। आगे हम देखेंगे कि यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का। कहते हैं कि यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। कुसुमलता, भयानक भ्रम, नारी पिशाच, मयंक मोहिनी या माया महल, जादूगर, कमल कुमारी, निराला का नकाबपोश तथा भयानक खून आदि तिलस्मी उपन्यासों के रचनाकार कौन है, तो तिलस्मी इन सभी उपन्यासों के रचनाकार है देवकीनंदन खत्री जी। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपूर्णित है।
घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करा नहीं रहा। यह प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की है? तो यह टिप्पणी की है आचार्य शुक्ल जी ने उसने कहा था के बारे में। ठीक है, प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि उसने कहा था किसकी रचना है। वही भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही सबसे अधिक संभव होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का, जो कहते हैं कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही अधिक संभव होता है। वही आत्मकथात्मक उपन्यास दिल की आग के रचनाकार कौन है? तो जी.बी. श्रीवास्तव जी आत्मकथात्मक जो उपन्यास है दिल की आग, इसके रचनाकार है। वही निंदिया लागी और पेंसिल स्केच कहानी के रचनाकार कौन है? तो निंदिया लागी और पेंसिल स्केच इन दोनों के रचनाकार है भवानी प्रसाद वाजपेयी जी। ठीक है, अब अगली वीडियो से हम कुछ सम्मान और पुरस्कार इन सब के साथ साथ कुछ साहित्य सम्मेलन से संबंधित विषय वस्तुओं को वीडियो में देखेंगे अगली कक्षा में। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा। बहुत महत्वपूर्ण कक्षाएँ सभी चल रही हैं और आगे आने वाली भी कक्षाएँ इसी प्रकार की बहुत ज़्यादा विषय वस्तु महत्वपूर्ण है आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए और आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। तो मिलती हूँ चलिए अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।